as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है। अगर लड़की के सर से पल्लू भी हट जाता है तो वहाँ लड़की को डांटा जाता है, इस पर वो कहा जाता है घूम रही है क्या। डिम्पल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं। स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधेगी? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। डिंपल यादव के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी जिन्होंने डिंपल यादव के लिए कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था और डिंपल यादव के सम्मान में बीजेपी मैदान में थी कि कैसे बोल दिया ये सब कुछ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उस तरह खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब ये खबर है मौलाना साजिद रशीदी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं। नंबर एक, वो कह रहे हैं मेरे परिवार वालों को भी धमकियां मिल रही हैं, मेरे घर में मेरे परिवार वालों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनको अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं। ये दावा उन्होंने किया। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यही नहीं, मेरी बेटी के रेप की भी धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि उनका बयान गलत है, ओछा है, विवादित है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनन कंप्लेंट दर्ज हुई है, लीगल एक्शन जो भी मौलाना साजिद रशीदी जो कि उन्होंने गलत बोला वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी का यह दावा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि मेरी बेटी के रेप की धमकियां दी जा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद अब एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बड़ी खबर यह भी है, अखिलेश यादव के खिलाफ और डिंपल यादव के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा मौलाना साजिद रशीदी ने। अब एफआईआर करा रहे हैं, अब बता रहे थे आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। कल जाऊंगा मैं अखिलेश यादव डिम्पल यादव के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता उन्हीं के हैं ना, और उन्हीं की वजह से क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और मैं तो कह नहीं सकता कि मेरी बच्चियों के साथ के लिए किस तरह के भद्दे अल्फाज वो बोल रहे हैं। तो मैं ये सारी बातें लिख के दूंगा और जो जिन नंबरों से मुझे आया है वो सारे नंबर कोड करूंगा उसमें, और मैं कमिश्नर साहब से बोलूंगा कि भाई इसका कुछ इलाज कीजिए। एक बार दोबारा से सुनाइए मौलाना साजिद रशीदी को, जो कह रहे हैं उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया, मेरी बेटी को के रेप की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे फोन पर गंदी गंदी भद्दी गालियां दी जा रही है। ये वो तस्वीर थी जिसको लेकर डिंपल यादव वहां पर बैठी थी, जिसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने बहुत ही भद्दा, ओछा, बहुत ही बकवास बयान दिया था। और इसी तस्वीर को लेकर पूरा विवाद हुआ, वो आपको नजर आ रही है। डिंपल यादव बैठी हुई, समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद हैं, मस्जिद में एक बैठक की गई थी और वहीं पर अखिलेश यादव मौजूद थे। बीजेपी ने सवाल उठाया था तुष्टिकरण के चक्कर में मस्जिद पर बैठक हुई, लेकिन मौलाना नाराज हो गए थे कि डिंपल यादव बिना सर को ढके किस तरह से मस्जिद में पहुंच गई, ये गलत है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इस्लामिक रीति रिवाज के खिलाफ है। उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था डिंपल यादव के लिए, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज थी। लेकिन अब एक बार दोबारा से सुनाइए, साजिद रशीदी कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुनिए एक बार दोबारा से, वो कह रहे हैं मैं कल एफआईआर कराने जा रहा हूं अखिलेश यादव के खिलाफ। अब एफआईआर करा रहे हैं, अब बता रहे थे आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। कल जाऊंगा मैं अखिलेश यादव डिम्पल यादव के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता उन्हीं के हैं ना, और उन्हीं की वजह से क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और मैं तो कह नहीं सकता कि मेरी बच्चियों के साथ के लिए किस तरह के भद्दे अल्फाज वो बोल रहे हैं। तो मैं ये सारी बातें लिख के दूंगा और जो जिन नंबरों से मुझे आया है वो सारे नंबर कोड करूंगा उसमें, और मैं कमिश्नर साहब से बोलूंगा कि भाई इसका कुछ इलाज कीजिए।
अगर लड़की के सर से पल्लू भी हट जाता है तो वहाँ लड़की को डांटा जाता है इस पर, वो कहा जाता है घूम रही है क्या। डिम्पल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साध गई? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है। उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह सकती। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उसको क्षमा मांगना चाहिए और वापस लेना चाहिए। तेरे जन्मभूमि का मर्यादा नहीं करने वाले तुम कैसे? तुम आदमी भी हो। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है, और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं, और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? साहब देखिए, सच ना बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है सच, इसलिए मैं कड़वी बात कहता हूँ। बहुत बुरी लगेगी अखिलेश यादव जी आपको अगर इस तरह की टिप्पणी डिम्पल यादव जी के लिए, जो कि बहुत ही ओछी वाहियात टिप्पणी की गई। डिम्पल यादव जी एक सम्मानित सांसद हैं। अगर इस तरह की टिप्पणी डिम्पल यादव जी के लिए कोई पुजारी मंदिर में उनके पहनावे को लेकर इस तरह की गंदी टिप्पणी अगर कोई कर देता, कोई पुजारी मंदिर में उनके पहनावे को लेकर, तो माफ करिएगा अखिलेश यादव जी, आपके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी की जगह आप लोग सड़कों पर होते, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, एफआईआर की मांग कर रहे होते, एफआईआर दर्ज करा रहे होते, पता नहीं क्या कर रहे होते आप लोग। ये मौलाना को मजहबी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये रशीदी की जगह कोई रमेश होता और वो इस तरह, या राम प्रसाद होता, वो इस तरह से सम्मानित सांसद जो हैं डिम्पल यादव जी, उनको लेकर अगर इस तरह की घटिया ओछी टिप्पणी करता तो फिर बवाल काट देते समाजवादी पार्टी के लोग कि हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन आज अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है संसद में, राजनीति की हैरान कर देने वाली तस्वीर। साहब ये देखिए, ये जानते हैं सारे बीजेपी के सांसद हैं, ये सारे बीजेपी के सांसद डिम्पल यादव के सम्मान में बीजेपी मैदान में। ये देखिए, सुनाइए एक बार, सुनाइए सुनिए, नहीं सही, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला सांसद का ऐसा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी, अरुण गोविल, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी की सांसद के अपमान के खिलाफ संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव क्यों मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आज संसद में समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद डिम्पल यादव के सम्मान में बीजेपी मैदान में थी। साहब, बीजेपी एनडीए के सांसदों ने आज संसद में डिम्पल यादव के सम्मान में की राजनीतिक विचारधारा से इतर किसी महिला सांसद के लिए इस तरह के शब्द, क्यों उनके खिलाफ गंदी बात बोलने वाले मौलाना रशीदी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन हैरानी क्या है, खबर यह नहीं है साहब कि मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा बोल दिया, उन पर कंप्लेंट हो गई है, एफआईआर की बात हो रही है, बीजेपी प्रदर्शन, खबर यह नहीं है। खबर हैरानगी इस चीज को लेकर है कि डिम्पल यादव जी के सम्मान में हुए इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई, अखिलेश यादव नहीं हुए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कोई नहीं कांग्रेस, ना ही विपक्षी सांसद डिम्पल यादव जी के सम्मान के नाम पर प्रदर्शन में हुए शामिल हुए। खुद अखिलेश यादव, जिनकी धर्मपत्नी जी के सम्मान में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, कैसे बोल दिया डिम्पल यादव के खिलाफ ऐसा? खुद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी के इस प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे थे। साहब, जो खुद उनके खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ बुलाया गया था। साहब, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है? जब डिम्पल यादव जी के समर्थन में विरोध था तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी ना।
दरअसल डिंपल यादव पर गंदी बात बोलने वाले मौलाना साजिद रशीदी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मौलाना के धर्म की वजह से इन्हें तुष्टीकरण का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट। दरअसल मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव जी के खिलाफ जो घटिया, हमें लगता है बहुत ही वाहियात, बकवास, पूछा, घटिया, आपत्तिजनक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो कहीं से भी एक महिला के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके बावजूद साहब डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव, वो तस्वीर दिखाइए एक बार जिस तस्वीर को लेकर पूरा विवाद हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये वो तस्वीर थी। यहां डिंपल यादव जी आपको बैठी हुई नजर आ रही है, बहुत ही सम्मानित तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से वो बैठी हुई हैं। और इस तस्वीर की कई लोगों ने तारीफ की कि मुस्लिम समाज मतलब प्रगतिशीलता की ओर ले जाती हुई ये तस्वीर है, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है कि अब ढकने की या उस चीज की जरूरत नहीं। ये वो तस्वीर, डिंपल यादव बहुत ही शालीन तरीके से और बहुत ही सम्मानित तरीके से वहां पर बैठी हुई हैं। क्या प्रॉब्लम है इस तस्वीर में? रशीदी भड़क गए, उनको प्रॉब्लम हो गई कि सर नहीं ढका हुआ नहीं था, ये क्या तरीका है? बीजेपी के लोग डिंपल यादव के सम्मान में प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लिए महिला सम्मान से बढ़कर तुष्टीकरण है। वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मौलाना ने बोल दिया। अब किसको चूज करें, तुष्टीकरण की राजनीति या महिला सम्मान? तुष्टीकरण का पलड़ा भारी, इसलिए खुद अखिलेश यादव अपनी पत्नी के प्रति अपमानजनक और गंदी भाषा का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये बीजेपी वाले लिख रहे हैं साहब, क्योंकि डिंपल यादव के खिलाफ गंदी बात करने वाला एक मौलाना है और मौलाना के खिलाफ कुछ बोलने से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नाराज हो सकता है साहब। देखिए, बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी और परिवार के ये देखिए आप, अपने परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दे, वो दूसरों के लिए भला क्या खड़ा होगा। इससे पहले तुष्टीकरण के लिए ऐसे मौन के आरोप याद है तब लगे थे। आज एक बीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया, तब ये थे कि बिहार में मोहर्रम के जुलूस के दौरान अजय यादव की पीट कर हत्या हुई तो तेजस्वी यादव मौन, क्योंकि मोहर्रम के दौरान मारा गया यादव को, अजय यादव। तेजस्वी मौन। अजय यादव की हत्या पर यादव वोट बैंक की सियासत करने वाले आरजेडी, समाजवादी पार्टी चुप। आरजेडी उस वक्त चुप और हत्या का आरोप मोहम्मद निजामुद्दीन पर था, इसलिए चुप। अब आपको यहां पर भी यही आरोप लग रहे हैं क्योंकि कमेंट करने वाला कोई मौलाना है, इसलिए चुप। आपको बताते हैं ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, जो मैं तस्वीर एक बार समझिएगा। क्या हुआ, मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक गंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? 23 जुलाई को मॉनसून सत्र के दौरान अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सांसद संसद भवन, ये जो तस्वीर है, संसद भवन के पास एक मस्जिद में पार्टी बैठक हो रही थी। उसका विरोध हो रहा था कि मस्जिद में पार्टी बैठक क्यों। इस मीटिंग की तस्वीर सामने आने के बाद मौलाना साजिद रशीदी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध जताया। मौलाना नाराज हो गए, मतलब वो तुष्टीकरण का हिट फॉर्मूला था, खुद हिट विकेट हो गए, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना था साहब कि मस्जिद राजनीति की जगह नहीं है और इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करना गलत है। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं को मस्जिद में, ये देखिए डिंपल यादव जी जो बैठी हैं, बुर्का या हिजाब ना पहनने को लेकर, सर नहीं ढका हुआ था, इसको लेकर आपत्ति थी। यहां तक ठीक था, लेकिन साजिद रशीदी ने विरोध की हद पार करते हुए डिंपल यादव के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। हम वो सुना भी नहीं सकते और अब भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कह रहे मैंने क्या गलत कहा, सुनिए। पल्लू भी हट जाता है तो वहां लड़की को डांटा जाता है, इस पर वो कहा जाता है घूम रही है क्या, ये लफ्ज बोला जाता है। डिंपल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मेरे भाई, मैं फिर कहता हूँ मैंने गलत नहीं कहा कुछ भी। FIR हो गई ना, उसकी समीक्षा होगी। इस पर बहुत ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसकी समीक्षा होगी भाई किस संदर्भ में बोला गया। आप मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, आप मस्जिद की मर्यादा को अपने अमल से खंडित कर रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने अमर्यादित बयान दे दिया। उनसे पूछिए। मैं न्यूज़ 18 को कहना चाहता हूं कि डिंपल यादव से ये पूछें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं कि ये पल्लू लेके जाती हैं। साहब इसीलिए साहब बीजेपी का कहना है कि हिंदू धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य से रास्ते अलग करने की बात करने वाले अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है कि मौलाना रशीदी से कहें कि आपकी सोच गलत है और आपकी सोच से हमारे रास्ते अलग है। कैसे कह देंगे मौलाना साहब से?
क्योंकि वो तो इस्लामिक रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, वो कह ही नहीं सकते। कहाँ होना तो साहब हमें लगता है ये चाहिए था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साजिद रशीदी के इस गंदे बयान का विरोध करते, बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते, गिरफ्तारी की मांग करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बीजेपी डिंपल यादव के सम्मान में प्रदर्शन कर रही है। संसद में इस पूरे विवाद पर सिर्फ इतना कहा कि हम जो ड्रेस संसद भवन पहनकर आते हैं वही ड्रेस हर जगह, ये अखिलेश यादव ने कहा। उस पर पूछा गया कि जो विवाद है उस पर उन्होंने कुछ घुमा फिरा के जवाब दिया, सीधा कुछ नहीं बोला। डिंपल यादव जी ने बीजेपी के प्रदर्शन का ही विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाते। डिंपल जी, आप ही के लिए ये प्रदर्शन हो रहा था कि आपके खिलाफ जो गलत बोला गया वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। सुनिए। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई FIR हुई तो अच्छी बात है। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा। मैंने पूछा, मौलाना साजिद रशीदी से पूछा, मैंने न्यूज़ रूम में आए थे, मैंने कहा आपको आपके रिलीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है ना, क्योंकि आपका धर्म ये है, इस वजह से आपने, इसलिए आप पर कोई अखिलेश यादव को इतना गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह नहीं रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, मैंने पूछ लिया आज उनसे। एक सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर पंडित जी या पुजारी मंदिर में डिंपल यादव जी की पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते, आप समझ कर देखिए एक बार को जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि कोई पुजारी मंदिर में डिंपल यादव जी के पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते तो समाजवादी पार्टी के, तो क्या अखिलेश यादव मौन रहते? बिल्कुल नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। तो आपको आपके रिलीजन का डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं, रिलीजन का डिस्काउंट देखिए उन्होंने क्या नहीं, नहीं मैं एक मिनट आराम से समझेंगे इसको, मैं क्योंकि आपके मुंह से सुन लूंगा ये। अगर कोई पुजारी इस तरह की टिप्पणी करता तो अखिलेश यादव मौन रहते, हाँ या ना? नहीं रहते। आपके केस में मौन है क्योंकि आपका रिलीजन है, इस वजह से? मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वही तो फिर, और मुसलमान को कैसे कुचलना है, मुसलमान को कैसे दबाना है, उसकी मान्यताओं का खंडन कैसे करना है, ये समाजवादी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप अगर अनिरुद्धाचार्य होते ना तो वो फिर आपका क्या हाल करते? वो तो कह देते। आप क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी हैं इसलिए अखिलेश यादव चुप है ना। खुलकर कहने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए बात सुनिए, अनिरुद्ध आचार्य को भी उन्होंने कैसी कैसी बात, आपने वीडियो देखी होगी। अनिरुद्ध आचार्य को ही कही है, आपको नहीं कहेंगे वो? नहीं, मुझसे वो कहते, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि बीजेपी ने उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया। कैसे? चूंकि बीजेपी की महिलाएं जो है प्रोटेस्ट में आ गई, मेरे खिलाफ आ गई, और उनको खिलाफ आना भी चाहिए। हालांकि मैंने उन पर सवाल दागा है, जो लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं, मैं कहता हूं कि उन महिलाओं को उस वक्त ये मर्यादा क्यों याद नहीं है जब रोड पे जो है एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। उस वक्त किसी बीजेपी या समाजवादी पार्टी की महिला सांसद ने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया पार्लियामेंट में, या कहीं बाहर धरना दिया? वो तो सवाल ये पूछ रहे हैं, मुहर्रम में यादव जी की हत्या हो गई थी, तब वहाँ तेजस्वी यादव चुप थे। आज यहाँ मौलाना साजिद रशीदी ने उनकी धर्म पत्नी को लेकर उनके शब्दों में इतना ओछा भद्दा, ऐसा गंदा कमेंट किया उनके शब्दों में। वो आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव, आपके रिलीजन की वजह से ना। आपने किया क्यों है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप चूंकि इस पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और आपकी पत्नी सांसद भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करती हैं, उनके बगल में इकरा हसन बैठी है, बिल्कुल पर्दे के साथ बैठी है। अगर आपको इस्लामिक मान्यताओं को पता नहीं था तो अपनी सांसद से पूछ लेती, फिर कर लेती उनका पालन। एक और बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन महादेव पर। पप्पू यादव ने सवाल उठा दिए हैं। ऑपरेशन महादेव जिसमें आज ही पहलगाम के 3 आतंकवादियों को मारा गया। पप्पू यादव पूछ रहे हैं कौन है वो जिनका एनकाउंटर हुआ है, किसका एनकाउंटर हुआ है? पप्पू यादव पूछ रहे हैं जो पहलगाम के पीछे थे वो आतंकी कहां हैं? पहलगाम के गुनहगारों का एनकाउंटर हुआ, पहलगाम के दरिंदों का दी एंड हुआ, पहलगाम के आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ। पप्पू यादव सबूत मांग रहे हैं कि यही पहलगाम के पीछे थे। इसका क्या सबूत है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। वैसे अब तक ये डाउट था कि कोई ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम ऑपरेशन महादेव पर सवाल नहीं उठाएगा, सेना को लेकर सवाल सेना से नहीं पूछे जाएंगे,
लेकिन पप्पू यादव पूछ रहे हैं वो कौन है जिसका इनकाउंटर हुआ है। एक बार सुनाइए क्या कुछ कहा उन्होंने। कौन है ये, किसका इनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। कहीं ईडी का नोटिस आ जाएगा, कहीं किसी चीज का लव लेटर भेज देंगे ये लोग। ये क्या करेंगे, ये कब किस चीज को डाइवर्ट करेंगे, माहिर है साहब। कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे कहने में, कल को ये लोग कहेंगे ये बेचारे कश्मीरी भोले भाले कश्मीरी भी बता देंगे इन आतंकवादियों को। अभी जो इनकी भाषा है ना, ये पाकिस्तान से इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए। शायद पाकिस्तान कहेगा कि हमारे नहीं है, विदेशी नहीं है, पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। ये यहाँ पर नेता पूछ रहे हैं कि कौन है ये डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। कल को ये कह देंगे कि ये भोले भाले कश्मीरियों को मार दिया। आप हैरान मत होइएगा, कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं। लेकिन आज संसद में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुष्प्रचार पर सिंदूर से बड़ी स्ट्राइक कर डाली ना, बात अब इसकी। As per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. सरकार कहने काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस सेना और सीआरपीएफ चला रही है। आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। Identify, track and punish every terrorist. We will pursue them to the ends of the earth. रिया हर हर महादेव। सावन के तीसरे सोमवार को जब महादेव के भक्त हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे, आज क्या है सावन का तीसरा सोमवार, हर हर महादेव भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा था। सोमनाथ से रामेश्वर और केदारनाथ से काशी विश्वनाथ तक जय बम बम भोले की गूंज थी। हर हर महादेव का जयघोष हो रहा था। उसी वक्त भारतीय सेना कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाकर, क्या नाम, ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर रही थी साहब। सावन के तीसरे सोमवार और नाम ऑपरेशन का ऑपरेशन महादेव। आज की बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, दिल को सुकून देने वाली खबर। आज 140 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली, दिल खुश कर देने वाली, कलेजे को ठंडक पहुंचाने, सभी की नहीं बात कर रहा, हो सकता है कुछ लोगों का मुंह उतर गया हो, मैं सभी की नहीं बात कर रहा, कुछ लोगों को माइनस कर सकते हैं, लेकिन साहब ज्यादातर मतलब कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर से आई। हमें तो ब्लर करनी पड़ी, हमारा तो मन था साहब आज बिना ब्लर करे दिखाएं आज, लेकिन आप कहीं और टीवी पे जिम्मेदारी है साहब, वो तस्वीर हमें ब्लर करनी पड़ती है जो ज्यादा विभत्स होती है। लेकिन बहुत ही शानदार तस्वीरें, बहुत कम होता है जब ऐसी विभत्स तस्वीरें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। बहुत कम ऐसा होता है जब ऐसी क्रूर विभत्स तस्वीरें देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। हमारा मन नहीं था जिसको ब्लर करने का, लेकिन हमने की, जिम्मेदारी है साहब। आज भारतीय सेना ने पहलगाम के उन 3 नर पिशाचों को नरक पहुंचा दिया है, दरिंदों का दी एंड कर दिया है, जिन्होंने 97 डेज पहले पहलगाम में आतंकी हमला किया था। बदला पूरा, ये 100 दिन नहीं जी पाए साहब। सेना बदला लेकर रहती है। धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं का नरसंहार किया था, कलमा पढ़ा पढ़ा कर हिंदुओं और गैर हिंदुओं की पहचान की थी और कपड़े उतरवाकर निहत्थे हत्या की थी। 100 दिन से पहले काम तमाम। पहलगाम के इन 3 नरपिशाचों को भारतीय सेना ने आज एनकाउंटर में मार गिराया है साहब। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ये देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर है, वो ऑपरेशन सिंदूर, आज ऑपरेशन महादेव। महादेव, ऑपरेशन महादेव। सावन का तीसरा सोमवार, सावन का सोमवार, बम बम भोले की गूंज, हर हर महादेव का जय घोष और भारतीय सेना के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव। मरा कौन? मरा मूसा। महादेव ऑपरेशन मरा मूसा, हाशिम मूसा। पाकिस्तानी सेना के इस कमांडर के अलावा बाकी 2 आतंकवादी और मारे गए हैं।
इनकी पहचान हुई है, एक अबू हमजा है और दूसरा है मोहम्मद यासिर। मूसा, यासिर और हमजा, ये 3 मर गए हैं साहब, 3। ये पहलगाम के गुनहगार आतंकवादी, बदला पूरा। इसके अलावा ये दोनों हाशिम मूसा के साथ पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। 97 दिनों बाद मृत्यु दंड, 22 अप्रैल का बदला। पहलगाम नरसंहार के बाद 6-7 मई को पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, सिंदूर। और आज पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे तबाह करने के बाद पहलगाम नरसंहार के दोषी आतंकवादियों को भी सजा देने के लिए, अच्छा ये खबर सुनिएगा, एक्सक्लूसिव है, 18 जून को शुरू हुआ था ये ऑपरेशन महादेव। 18 जून, 1 महीना 3 दिन के आसपास ये चला ऑपरेशन। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना के कमांडर मूसा के खिलाफ 20 लाख का इनाम रखा गया था, 20 लाख। लेकिन ये 78 दिन तक, ये अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ना, इनकी भी ट्रीटमेंट आतंकवादियों जैसी होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, सच कड़वा होता है। क्योंकि ये 78 दिन तक कश्मीर के जंगलों में भागते रहे, छिपते रहे, बचते रहे, और ये बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये आतंकियों से भी खतरनाक होते हैं। और ये जो तस्वीर है ना, यहीं ये लोग छिपे हुए थे, इनको रसद, राशन पानी कहीं से तो मिल रहा होगा। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ना, ये आतंकवादियों जैसी ट्रीटमेंट इनके साथ करनी चाहिए, कोई रहम नहीं इनके साथ होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले सेना ने एक संदिग्ध कम्युनिकेशन सिग्नल डिटेक्ट किया था। समझिएगा हुआ क्या। फिर जब जांच की तो यह पता चला कि यह कम्युनिकेशन उसी तरह के डिवाइस से हो रहा है जैसा डिवाइस पहलगाम के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। सूत्र ये भी बता दें कि सेना ने 2 दिन पहले ही चुपचाप इलाका जो है ना वो घेर लिया था। 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह 11:40 पर, वो आप कह सकते हैं कि श्री गणेश या वो शुभ समाचार, 11:40 पर एनकाउंटर का श्री गणेश हुआ ऑपरेशन महादेव के नाम से। और मूसा मर गया, मूसा मर गया, हमजा मर गया, तीनों आतंकवादी ढेर, तीनों मर गए। देखिए, मूसा का मारा जाना इसलिए बड़ी सफलता है क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद के ज्वाइंट मॉड्यूल का हिस्सा था। पाकिस्तानी सेना का हाईली ट्रेंड कमांडो टेररिस्ट था ये। उसे जंगलों में छिपने और मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए ट्रेंड किया गया था। इसी ने पहलगाम का आतंकी हमला करवाया। इन 3 लोगों ने, तीनों को मार दिया हमारी सेना ने। सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव शायद इसलिए रखा गया था क्योंकि मूसा को जहां ट्रैक किया गया था उसे महादेव माउंटेन कहा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन, अच्छा ये भी संयोग है साहब कि आज सावन का सोमवार, ऑपरेशन का नाम महादेव, जहां मारा उसको, जहां उसका काल आया, जो सेना काल के रूप में उसके सामने आई, महाकाल, वो उस माउंटेन का नाम महादेव माउंटेन। इन्होंने धर्म पूछकर मारा था ना, धर्म पूछकर मारा था ना, इसलिए मरे माउंटेन, जो नाम उसका महादेव, ऑपरेशन का नाम महादेव, दिन सावन का सोमवार। धर्म पूछकर मारने वालों को यही हाल होता है साहब। इस पूरे ऑपरेशन की ड्रोन से निगरानी हुई। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग से सेना ने रात में भी आतंकवादियों की गतिविधियां देखी। आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और आखिरकार शुभ समाचार, 97 दिन बाद पहलगाम के आतंकवादियों को मृत्यु दंड आज दे दिया गया। देखिए, वैसे पहलगाम के दरिंदों का दी एंड 140 करोड़ भारतीयों के लिए भले ही शुभ समाचार है, लेकिन आज भारत में साहब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे इस एनकाउंटर के बाद शायद उतर गए होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आपको समझाऊंगा। For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है। पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। ये गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी भूल, तो गृह मंत्रालय को इस्तीफा देना चाहिए था गृह मंत्री को। सवाल तो आपसे पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है, तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। क्लियरली बताते हैं कि विपक्ष देश
और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा। सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार तो देश से माफी मांगनी चाहिए कि गृहमंत्री रहते हुए केवल डोजियर देना, सबूत रहते कसाब जैसा कोई कार्रवाई न करना, उसी की परिणति है कि आतंकवाद बढ़ता रहा। कांग्रेस है ना, इस देशद्रोही संगठन बन गया है। साफ संयोग देखिए आप, जिस वक्त ये खबर आई कि पी चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बयान दे रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि वाई यू एज्यूम, आप ये ऐसा मानकर क्यों चल रहे हैं कि पहलगाम में करने वाले पाकिस्तानी ही हैं। वो इस पर सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और उसी दिन खबर आ गई कि पाकिस्तान के पिट्ठुओं और आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार दिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि पहलगाम के दरिंदों का दी एंड 140 करोड़ भारतीयों के लिए शुभ समाचार है, लेकिन शायद भारत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मुंह उतरा होगा। शायद इस एनकाउंटर ने कई लोगों से ये सवाल पूछने का मौका छीन लिया ना कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। अब ये सवाल तो खत्म ही हो गया। आज तो सिंदूर पर चर्चा होनी थी, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 12:15 बजे। उससे पहले खबर आ गई कि सिंदूर के मतलब गुनहगारों को, पहलगाम के गुनहगारों को जहन्नुम भेज दिया भारतीय सेना ने। तो वो सवाल अब कैसे पूछेंगे कि आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। उल्टा हो सकता है कि कुछ लोग ये भी सवाल पूछना शुरू कर दे, हो सकता है, मैं कह रहा हूं। अच्छा, शुरू हो तो गए। पप्पू यादव पूछ रहे हैं क्या सबूत है कि ये आतंकी थे, ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। हो सकता है कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सबूत दो, ये पहलगाम में शामिल थे, सबूत दो ये आतंकवादी थे, सबूत दो कि ये पाकिस्तानी थे, सबूत दो ये विदेशी थे, सबूत दो ये होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं थे। हो सकता है पी चिदम्बरम जी पहलगाम को लेकर पूछ रहे हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कोई कांग्रेस का बड़ा नेता पूछ ले कि साबित करो ये जो है होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं थे। यह आशंका इसलिए गलत नहीं है क्योंकि आज ही कांग्रेस के एक बड़े नेता यूपीए सरकार में गृह मंत्री रह चुके, बहुत सीनियर लीडर हैं साहब। बीजेपी कह रही है कि शब्द इनके हैं, ये सोच पार्टी की है। राहुल गांधी जी बुलवाते हैं, ऐसे बयान दिलवाते हैं। पी चिदम्बरम जी का ऐसा बयान आया जिससे सुनने के बाद शायद कांग्रेसी माथा पकड़कर बैठ गए होंगे या खुश हो रहे होंगे कि जैसा बोलने के लिए कहा वैसा बोल दिया, हमें नहीं पता। पहले बयान सुनिए, खुद तय करिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सुनिए। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. The second one is they are unwilling to disclose. पी चिदम्बरम बहुत ही जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये स्थानीय आतंकवादी हो। आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान नहीं कराया, ये आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए हैं? आतंकी कह रहे हैं हमने किया, पाकिस्तान की संसद में चर्चा हो रही है कि हाँ ये हमने कर दिया। कांग्रेस, अच्छा ये बयान पाकिस्तान में छा गया साहब। अब चूंकि पी चिदम्बरम ने एक तरह से पहलगाम आतंकी हमले के लिए आतंकी संगठन लश्कर, जैश, आईएसआई, मुनीर फौज को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए अपने देश की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये स्थानीय आतंकवादी भी हो सकते हैं। आपको क्यों लगता है, वाई यू एज्यूम कि ये पाकिस्तान से आए, कि पहलगाम हमले के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से आए? इस बात के सबूत नहीं है। चिदम्बरम जी का यह बयान तब है साहब जब आज ही भारतीय सेना ने लश्कर कमांडर मूसा को मार दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। मैं कह रहा हूं कल को ये पूछ सकते हैं कि इसका क्या सबूत है पहलगाम में शामिल था, इसका क्या सबूत है कि ये भी भारतीय या स्थानीय आतंकवादी नहीं था, इसका क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान से था। यही बात राहुल गांधी के कट्टर समर्थक पप्पू यादव जी ने भी कह दी है। वो कह रहे हैं वो कौन थे जिनका इनकाउंटर हुआ, पहलगाम के आतंकी कहां हैं? मतलब अनइमेजिनेबल चीजें हैं साहब। कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव भी सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं
ऑपरेशन महादेव पर सवाल, मैं बुरा लगेगा साहब, कुछ लोग कहेंगे बहुत ही कड़वी बात है कि हो सकता है ऐसे नेता, ये जो मरे हैं ना 3 आतंकवादी, ये कल को बता दें ये मासूम कश्मीरी वाला ज्ञान शायद देने लगे, तो आप ना हैरान मत होइएगा कल को कोई नेता उठकर कह दे कि कश्मीरी आम कश्मीरी जो है बेचारे कश्मीरी को, भटके हुए कश्मीरी को मार दिया। यानी आज ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष के पास मौका था साहब, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा मौका था। पूरे देश की नजर थी कि पहलगाम में पाकिस्तान की मदद वाले दिए बयानों पर कांग्रेस के पास मौका था भूल सुधार करे, लेकिन भूल सुधार छोड़ दीजिए। कांग्रेस नेता और कांग्रेस के समर्थक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फ्री हिट का मौका मिल रहा है, फ्री हिट। क्योंकि जिस मूसा को आज कांग्रेस के नेता मतलब एक तरीके से पहलगाम के आतंकवादियों को या पहलगाम में पाकिस्तान की भूमिका को एक तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, 29 अप्रैल, अच्छा सुनिए जो आप बता रहा हूं, 29 अप्रैल को जानकारी सामने आई थी कि मूसा पाक सेना का पैरा कमांडो था, पाक सेना का कमांडो मूसा मर गया। पी चिदम्बरम पूछ रहे हैं कि या आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, ये जो मूसा मरा है ये कौन है मूसा? ये मूसा पाक सेना का पैरा कमांडो था। इसके बावजूद साहब पप्पू यादव, पी चिदम्बरम के बयान क्या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है? वो भी ये कहेंगे ना, देखो अब तो तुम्हारे इतने बड़े नेता देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं होम ग्रोन टेररिस्ट, क्या ये राजनीतिक नासम, अच्छा हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है राजनीतिक नासमझी में बयान दिए गए हो, या फिर बेहद सोच समझकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की बोली गई हो, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। देखिए यूपीए सरकार में हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले पी चिदम्बरम हिंदू आतंकवाद के टर्म वो कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट तब दे रहे हैं जब खुद लश्कर का मुखौटा टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकी कह रहा है मैंने मारा, पी चिदम्बरम कह रहे हैं क्या सबूत कि पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे। उसी टीआरएफ दी रेजिस्टेंस फ्रंट को 10 दिन पहले ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट में शामिल किया गया। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया गया। बड़ी बात यह साहब कि इस लिस्ट में शामिल करने पर अमेरिकी विदेश विभाग ने 2 बड़ी बातें कही थी जो हमें लगता है साहब कि आज कांग्रेस के नेताओं को जाननी चाहिए। पहला ये प्रतिबंध राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को तय करने के लिए लगाया गया। टीआरएफ पाकिस्तान आतंकी संगठन टीआरएफ। दूसरा ये अमेरिका ने माना कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है। दुनिया मान रही है, आतंकी कह रहे हैं हमने किया पहलगाम, हमारे नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बयान दे रहे हैं। पहलगाम हमले में लश्कर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले इस बयान के बाद चिदम्बरम पर भारत में भले ही सवाल उठ रहे हो, लेकिन साहब मैं कह रहा हूं ना, दीवानगी हो जाती है ऐसे नेताओं की पाकिस्तान में, दीवानगी, सुपरस्टार बनने हुए हैं साहब। उनका बयान ये देखिए ना, हमने सर्च किया, आ गया पाकिस्तानी मीडिया में छाया हुआ, हेडलाइन बना हुआ है कि देखो भारत का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है कि नो एविडेंस पहलगाम अटैकर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान। कौन कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया में पी चिदम्बरम का मतलब चिदम्बरम जी का कंधा, पाकिस्तान की बंदूक निशाने पर भारत। ये लोग मौका देते हैं पाकिस्तान को भारत पर हमला करने का, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान जो झूठ पिछले 96 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा है, उसे चिदम्बरम ने सही साबित करने की कोशिश की है। सुनिए। एक देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस इसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जिस कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है, यदि आप कोई बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। ये अपनी राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अभी किसे कहा जाए? जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और जब तक उससे पूछताछ नहीं हो जाता है उस आतंकवादी से, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से आया था या हिंदुस्तान का था? जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है
तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में कांवड़ियों की पिटाई का मामला सामने आया है। बड़ा विवाद वहां पर खड़ा हो गया, बताया जा रहा है। वाराणसी में कांवड़ियों को पीटा गया है। दूसरे समुदाय के जो है लोगों ने वहां पर पीटा है, पुलिस वहां पर आई। अच्छे तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उसके बाद कांवड़ियों का वहां पर प्रदर्शन हुआ। दूसरे समुदाय के दुकानदारों पर पिटाई का आरोप है। पिटाई से नाराज कांवड़ियों का चौराहे पर प्रदर्शन। कांवड़ियों को बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस ने मामलों को किसी तरह से शांत कराया। मारपीट के 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया गया है। और पिटाई से नाराज कांवड़ियों का प्रदर्शन भी हुआ है। वो तस्वीरें भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम दुकानदार जो थे दूसरे समुदाय के, उन्होंने कांवड़ियों पर हमला किया। कुछ टकराव हुआ, उसके बाद कांवड़ियों को पीटा गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने भी सड़क पर प्रदर्शन किया।